Hello friends, welcome to our class and today we are going to discuss a practical question of the chapter dissolution of partnership. लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्लीट जो थियरी थी वो आपको बता दी थी, मतलब जो जर्नल एंट्री है वो कैसे पास करनी है, कौन कौन सी जर्नल एंट्री है वो पास करनी है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पहले मैं एग्जांपल के करवाऊंगा, एग्जांपल में आपको एकदम अच्छे से है वो अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्लियरिटी आएगी। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एक और चीज, यहाँ पे अब जब जर्नल एंट्री है तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है नहीं, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं, तो जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको बोर्ड पे करके बताऊंगा। अदरवाइज फिर आपको मैं ओरली ही बोलूंगा, तो आपको सिर्फ नोट डाउन करना है, उसका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने जो आपको बताया था वो एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फटाफट है वो आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले जो सिचुएशन है वो चार तरह की हो सकती है। यहाँ पे सबसे पहले असेट्स का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर लायबिलिटी का होगा, या फिर इनकम एक्सपेंस का होगा, या तो फिर वो होगा रिजर्व एंड सरप्लस का। सबसे पहले बात करते हैं असेट्स का। अगर असेट्स का होगा तो सबसे पहली एंट्री हम दो एंट्रियां करनी है, ठीक है ना। असेट्स और लायबिलिटी के केस में दो एंट्रियां होगी, ठीक है ना। तो असेट्स के केस में क्या करना है, सबसे पहले हमें असेट्स का जो बुक वैल्यू होता है, ठीक है ना, उसको रिवर्स करना होता है। तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रिस्पेक्टिव एसेट्स का नाम लिखना है, बराबर है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसी असेट से पैसे वसूलते हैं, रिकवर करते हैं। तो जितना भी पैसा मिलेगा उससे हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश आ रही है। और क्रेडिट किसको करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट को। हर एक एंट्री में आपका रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। तो कैश वाली एंट्री तो वैसे भी इजी हो जाती है, ठीक है ना, फाइन। अब यही सारे जो असेट्स वाली दो एंट्री थी उनको रिवर्स करेंगे इन केस ऑफ लायबिलिटी। तो अगर लायबिलिटी होगा तो सबसे पहले हम लायबिलिटी के बैलेंस को रिवर्स करेंगे और उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और किस अमाउंट से, तो जो बुक वैल्यू होगा उस अमाउंट से करेंगे। क्लियर है। फिर उस लायबिलिटी का एक्चुअल में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, टू कैश करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, यानी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है ना। चलो अगर आपका कोई एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होगा तो आप पेमेंट करोगे तो टू कैश करोगे, तो डेबिट किसको करोगे, रियलाइजेशन, यानी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर है। चलो उसके बाद में आपका अगर मान लो इनकम होता है, आपको जैसे बैड डेट रिकवरी हो गया तो आपको कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपके कुछ रिजर्व्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है ना, तो रिजर्व्स को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे आप, ठीक है ना। बहुत रेयरली पूछा जाता है ये, बाकी ये नहीं आता है। चलो उसके बाद में तो कुछ है नहीं, सारा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले आप बुक में पेज नंबर 286 पे आ जाइए, 286 पेज नंबर पे आ जाइए। 286 पेज नंबर पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो 1 दे रखा है। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का होता है वो कभी पूछा नहीं उन्होंने, ठीक है ना, और इतना एक्सपेक्टेड नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। जर्नल एंट्री ही पूछी अभी तक, तो आप जर्नल एंट्री ही करो, ठीक है ना। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपका जर्नल एंट्री पूछिए। देखो क्या बोलता है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इन जर्नल एंट्री के लिए क्या करो, मतलब ये ट्रांजेक्शंस के लिए आप क्या करो, जर्नल एंट्री पास करो। देखो क्वेश्चन क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है वो 1 लाख का है, इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 का है, आर डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट, यानी वो बुक वैल्यू पे है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। सो डिसोल्यूशन के टाइम में लैंड एंड बिल्डिंग आपका 1 लाख रुपए का है और इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 का है। समझ में आया। फिर लिखता है रुपीज 80,000 एंड 60,000 आर रियलाइज्ड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम देम। उनको बेचने से हमें इतना इतना पैसा मिला। तो देखो सबसे पहले असेट्स का क्वेश्चन है। असेट्स के केस में सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, असेट्स को रिवर्स करने की एंट्री करेंगे, बैलेंस को रिवर्स करने की, और उसकी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव असेट्स का नाम। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। क्रेडिट क्या होगा, अब रेस्पेक्टिव असेट्स में तो दो नाम है तो दोनों को साथ में करेंगे ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट कितने से होगा, लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से, क्योंकि जो बुक वैल्यू है, ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 का, तो 50,000 से क्रेडिट, यानी लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्रेडिट हो गया कितने से, 1 लाख से, और 50,000 से आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया आपका ये इन्वेस्टमेंट। अब दोनों को प्लस कर दो तो 1,50,000 आ गया, वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दो। बोलो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 1,50,000 से, और क्रेडिट क्या करोगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग कितने से, 1 लाख से, और टू क्या करोगे आप, टू इन्वेस्टमेंट करोगे 50,000 से। ये फर्स्ट एंट्री हमने बुक वैल्यू को रिवर्स करा, बराबर है। अब इनसे पैसे वसूलेंगे तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन। अब यहाँ पे दो एंट्री नहीं एक ही एंट्री हुई, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टोटल कैश कितना मिला आपको? तो लैंड एंड बिल्डिंग से 80,000 और 60,000 आपको कहां से मिला है? इन्वेस्टमेंट से। दोनों को प्लस करो कितना हो गया? 1,40,000। सो कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000 और 2 करोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना? सो आंसर चेक कर लो, आपका यही वाला आंसर है। ठीक है ना? फाइन। तो इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये सेकंड वाला, ये ज्यादातर पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से करेंगे आप। देखो, सो सेकंड वाला जो एग्जांपल्स है वो देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर ऑफ ₹4 लाख। सो डिसोल्यूशन के टाइम में टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी है? 4 लाख की है। टोटल एसेट्स कितनी है? 4 लाख की। बराबर। अब नाम नहीं दे रखा, टोटल बोल दिया आपको। आउट ऑफ दैट 40% आर करंट एसेट। उसमें से 40% क्या है? आपकी करंट एसेट्स है। 40% क्या है? करंट एसेट। तो बोलो बाकी की 60% क्या होगी? नॉन करंट एसेट्स होगी। ठीक है ना? चलो, उसके बाद में क्या लिखा? वेयर कैश इज इंक्लूडेड ऑफ ₹20,000। तो मतलब जो करंट एसेट्स में कैश आता है, तो करंट एसेट जो आपकी है 40%, उसमें कैश कितना इंक्लूडेड है? 20,000। तो 20,000 उसमें से करंट एसेट्स में से 20,000 तो कैश के है, तो बाकी क्या होगा? बाकी अदर करंट एसेट्स होगी, जैसे आपका डेटर्स है, स्टॉक वगैरह, वो सब होगा। ठीक है ना? फिर क्या बोलता है? 120% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर रियलाइज्ड। तो जो फिक्स्ड एसेट्स है उससे हमको कितना मिला? 120% अमाउंट मिला है। फिर 80% आर रियलाइज्ड फ्रॉम करंट एसेट्स। अब देखो अच्छे से क्वेश्चन समझना। देखो यहां से अटेंशन पे करो। सबसे पहले एसेट्स हमारे पास टोटल एसेट्स कितने की है? तो देखो टोटल एसेट्स, ठीक है ना, कितने की थी वो? 4 लाख की। सो टोटल एसेट्स है वो ₹4 लाख की है। बराबर है। अब ये 4 लाख की टोटल एसेट्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है ना? इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं, ये फर्स्ट और ये मेरा सेकंड। क्लियर है? फर्स्ट मैं इसको बनाता हूं सपोज नॉन, यहां पे मेरा सेकंड में कहीं पे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे मैं लिख देता हूं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, ठीक है ना? चलो, तो ये मेरा करंट एसेट्स, और दूसरा क्या होगा? अदर, वो फिक्स्ड एसेट्स होगा जिसको हम नॉन करंट बोलते हैं। दूसरे को हम बोलेंगे नॉन करंट, या फिर जिसको मैं बोल दूं फिक्स्ड एसेट्स। बात तो एक ही है। बराबर। अब करंट एसेट्स कितनी है? ये तो 100% होती है हमेशा। ये क्या होती है? 100%। तो ये 100% में से बोलो करंट एसेट्स कितनी है? क्वेश्चन में बोला है 40% क्या है? करंट एसेट्स। तो ये 40% क्या होगी? आपकी करंट एसेट्स। मतलब कि अमाउंट कितना होगा? तो 4 लाख का 40% करो। 4 लाख का 40% 1,60,000। सो 1,60,000 की आपकी क्या होगी? करंट एसेट्स। ठीक है? तो बाकी बताओ ये कितना होगा? तो ये तो 60% है। 40 में से 100% ये गया, तो अभी 100 में से 40% ये गया, तो बचा कितना? 60%। इसका 60% करो, ठीक है ना? तो भी आ जाएगा। 4 लाख में से 1,60,000 माइनस करो तो भी आ जाएगा। ये कितना है? 2,40,000। तो ये आया आपका 2,40,000। बराबर है। चलो, तो टोटल जो एसेट्स है आपका 4 लाख का, उसमें से करंट एसेट्स कितने का है? 1,60,000। और आपका फिक्स्ड एसेट्स कितने का है? 2,40,000। यहां तक ठीक है? चलो, अब एक काम करते हैं, करंट एसेट्स का अगेन यहां पे सेग्रीगेशन दिया हुआ है। क्या बोलता है कि जो करंट एसेट्स है उसमें कैश कितना है? 20,000। तो यहां पे मैं 2 ब्रांच बनाता हूं। यहां पे 2 ब्रांच बनाता हूं। एक तो बनाता हूं मैं कैश की, मतलब ये जो 1,60,000 है, इसमें कैश कितना है मेरा? कैश है मेरा 20,000। तो बोलो बाकी बचा हुआ क्या होगा? अदर करंट एसेट्स होगी। अदर करंट एसेट्स जो बची होगी, 1,60,000 में से 20,000 गया, बोलो कितना बचा? 1,40,000। 1,40,000। समझ में आया? तो यहां तक आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके। अब तो क्या हो रहा? अब इनकी रिकवरी हो रही है, इनसे पैसे मिल रहे हैं अपने को। ठीक है ना? इनसे पैसे मिल रहे हैं। तो देखो, अब देखो इतना क्वेश्चन करने के बाद में अपने को पता है कि जो भी एसेट्स होती है उनकी 2 एंट्रियां होती है। एसेट्स की कितनी? 2 एंट्रियां। एक तो पहले उसका बुक वैल्यू खत्म करने की, और दूसरी क्या होती है? उससे पैसे वसूल करने की। तो देखो हमारे पास सबका बुक वैल्यू आ गया, ये सबका बुक वैल्यू है, तो इनको मैं रिवर्स कर सकता हूं। पहले तो रिवर्स करने की एंट्री हम क्या करेंगे? तो रिवर्स करने की एंट्री जो करनी है दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट किसको करते हैं, रेस्पेक्टिव एसेट्स को करते हैं। तो यहां पे देखो ये फिक्स्ड एसेट्स को मैं रिवर्स कर दूं तो देखो टू फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, कितने की है फिक्स्ड एसेट्स, मतलब बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू तो है 2,40,000, तो ये रहा 2,40,000, अच्छे से देखना। उसके बाद में करंट एसेट्स को करना, करंट एसेट्स का बाइफरकेशन है तो मैं इसको लेता हूं ना। अब देखो, अब यहां पे अदर करंट एसेट पहले लिख देता हूं मैं, टू अदर करंट एसेट्स, अकाउंट कितने की है 1,40,000, बराबर। अब ये कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हम यहां पे नहीं लिखेंगे, उसका रीजन बताता हूं मैं कैश अकाउंट क्यों नहीं लिखेंगे। देखो एक क्वेश्चन आता है वन सेंटेंस में, कई बार पूछा जाता है, वो ये कि रियल डिसोल्यूशन के टाइम में हम कौन कौन से अकाउंट है वो बनाते हैं, डिसोल्यूशन के टाइम में हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं वो ध्यान से सुनना। देखो डिसोल्यूशन के टाइम में मैं जो अकाउंट बनाता हूं वो ये बनाता हूं, देखो ये रहा, मैं इधर लिखता हूं। सबसे पहले नंबर वन में बनाता हूं रियलाइजेशन अकाउंट, पहला। दूसरा अकाउंट में बनाता हूं पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट, सो पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, बराबर है। फिर उसके बाद में मैं बनाता हूं तीसरा मैं बनाता हूं कैश बैंक अकाउंट, बराबर है। क्या बनाता हूं मैं, कैश बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि बैलेंस शीट तो ऑलरेडी हम बैलेंस जो है वो खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट तो जब अगले साल कंटिन्यू रखना हो तो बैलेंस रखते हैं, वरना बैलेंस क्यों रखेंगे, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट नहीं बनती। हाँ, पार्टनर्स का अगर लोन होगा तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी यहाँ पे बनेगा, तो लिखना हो तो लिख दो पार्टनर्स का लोन, अगर है पार्टनर्स लोन अकाउंट, इफ एनी, अगर ये है तो ये बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। तो देखो 4 अकाउंट यहाँ पे बनते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, फिर कैश बैंक अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब जिसका भी आपको नाम दिख रहा है ना, जिसको भी आपको मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के नाम, कैश और बैंक का अकाउंट, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो जिनके भी आपको नाम दिख रहे हैं उनका हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। उनका क्या बनेंगे, हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। तो जब सेपरेट अकाउंट बनाएंगे तो बोलो ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों जाएगा, मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट में वही चीज जाती है जो इन 3 में नहीं जाती। जिनका सेपरेट लेजर नहीं बनता ना, वो चीजें कहां जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बताओ कैश बैंक का तो हम यहाँ पे सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, तो कैश बैंक अकाउंट आपका रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका बुक वैल्यू यहाँ से खत्म नहीं करेंगे, वो कैश बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली वहां पे खत्म होगा। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े एग्जाम में कभी पूछे नहीं है, तो इसीलिए मैं भी आपको नहीं बताने वाला, ठीक है ना। चलो, सो कैश अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि उसका सेपरेट लेजर हम बनाने वाले हैं कैश का, ठीक है ना। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़ा सॉल्व करते हैं तो उस टाइम बनाते हैं, ठीक है ना, फाइन। तो कैश अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। तो कितना आया, सिर्फ अदर करंट एसेट्स आ गए, बराबर है। चलो, तो अब इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया, ये हो गया आपका 3,80,000। तो यहाँ पे डेबिट में मैं लिख देता हूं 3,80,000। ये फर्स्ट एंट्री हो गई मेरी 3,80,000 से। अब देखो सेकंड एंट्री क्या करते हैं, हम रिकवरी की करते हैं, कितना पैसा हमने को रिकवर हुआ है उससे करते हैं। तो देखो रिकवरी आपको कितनी हुई है, रिकवरी आपको कितनी हुई है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, किससे कितना पैसा मिला, 120% ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स आर रियलाइज्ड। ये जो फिक्स्ड एसेट्स है इससे अपने को कितना रियलाइज हुआ है, एट 120%। तो बोलो ये 2,40,000 का 120% करो तो कितना अमाउंट आता है, देखो 2,40,000 जो है इसका 120% करो, कितना आता है, करो कैलकुलेट, कितना आता है। 2,40,000 जो है उसका 120%, ये आ गया आपका 2,88,000, 2,88,000 आया। कितना आया, 2,88,000। सो 2,88,000 ये आपका अमाउंट है, ये क्या है आपका अमाउंट। मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स के बेचने से हमें कितना मिलेगा, 2,88,000 का अमाउंट मिलेगा, बराबर है। चलो, और कैश से कोई मिलता है क्या, कैश तो खुद ही अपने आप में लिक्विडेट होता है, ठीक है ना। चलो, तो इससे इनसे रिकवरी करेंगे हम, तो इनसे रिकवरी करेंगे तो बोलो इनसे कितना मिलने वाला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एट
80% आर रियलाइज फ्रॉम करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स से आपको कितना मिलेगा 80%। तो इसका 80% ये 80% पे मिलेंगे। तो बोलो ये 1,40,000 जो है इसका 80% करो, बराबर कितना आता है? तो 1,40,000 का 80% करो। तो देखो 1,40,000 और इसका हम करेंगे 80%, ये आ गया 1,12,000। ये कितना आ गया? 1,12,000, ठीक है ना। तो देखो अब आपको टोटल कैश कितना मिलेगा बेचने से, रियलाइजेशन वाली एंट्रियां। सबसे पहले तो फिक्स्ड एसेट से बेचने से इतना मिलेगा, बराबर। और आपको ये करंट एसेट जो भी थी वो बेचने से आपको कितना मिलेगा? 1,12,000। तो दोनों को प्लस करो, टोटल आपको कैश कितना मिलेगा। एंट्री तो फिक्स है अपनी सेकंड वाली, देखो एंट्री तो फिक्स है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? एंट्री तो फिक्स ही है। अब जितना पैसा मिला है वो कैश अकाउंट में डेबिट कर दो। तो कितना कितना मिला? 2,88,000 और प्लस 1,12,000। बोलो कितना आया? ये 4 लाख आया, ठीक है ना। तो कोइंसिडेंटली दोनों सेम आ रहा है, बोल दिए, ठीक है ना। सो 4 लाख और इधर भी कितना हो जाएगा? 4 लाख आ जाएगा, बराबर है। तो दो एंट्री हमने कर दी, एक तो बुक वैल्यू खत्म करने की और दूसरा आपने कैश से रिकवरी करने की, असेट से रिकवरी करने का जो है एंट्री भी आपने पास कर लिया। बस ध्यान यहाँ पे ये रखना था कि कैश का सेपरेट लेजर बनता है, इसीलिए उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब कैश की एंट्री, कैश का पूरा सेपरेट लेजर बनेगा तो कैश का जो भी बैलेंस होगा वो खत्म कहां पे हो जाएगा? कैश बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसीलिए उसको यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। उसके बैलेंस को खत्म करने की एंट्री हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। चलो, और वैसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में बहुत सारी चीजें आती है जिनका एक तो बैलेंस खत्म करना है और दूसरा उनसे पैसा रिकवर करना है। अब कैश अकाउंट का बैलेंस तो कैश अकाउंट से खत्म होगा और उससे कोई रिकवरी करनी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये नहीं आता। चलो, सो आई होप आप लोगों को ये वाला है वो डिस्कशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छे से इसको नोट डाउन करो, अच्छे से थोड़ा रिवाइज करो, थोड़ा भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करो और वापस से एक बार सुन लो अच्छे से, ठीक है ना। चलो, और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखो, पेज नंबर 287 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज ₹70,000, इट इज टेकन बाय वन पार्टनर फॉर ₹78,000। तो बोलो पहले दो एंट्री करेंगे असेट से मशीनरी। तो पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बोलो किस वैल्यू से होगी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू 70,000। तो 70,000 से फर्स्ट एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने से? 70,000 से, बराबर है। देखो दे रखी है फर्स्ट एंट्री। उसके बाद में आपको उस मशीनरी से बेचने से पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ तो वो पार्टनर लेके जा रहा है। तो पार्टनर लेके जा रहा है तो बोलो कैश की जगह पे किसको डेबिट करेंगे? वो पार्टनर का नाम डेबिट करेंगे। तो पार्टनर का नाम दिया है? नहीं दिया है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से? 78,000, क्योंकि वो 78,000 में लेके जा रहा है। तो बोलो दोनों एंट्री का बनी, फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 70,000 और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से? 78,000 से, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट फोर्थ में क्या है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म इज ₹20,000। सो डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ, मैंने एक्सपेंस की एंट्री एक ही बोली थी, एक्सपेंस इनकम की सिर्फ एक ही एंट्री होती है। तो बोलो एक्सपेंस खर्चा करा है तो बोलो कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा ना। तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन। एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितना पेमेंट किया आपने? 20,000। तो देख लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई दिक्कत नहीं। चलो, नेक्स्ट है फिफ्थ वाला देखो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉलोइंग एसेट्स आर अपीयर इन द बुक्स। सो डिसोल्यूशन के टाइम में ये है वो बुक वैल्यू दे रखा है। आपकी बिल्डिंग 2 लाख की है, गुडविल 20,000 की है, फर्नीचर 40,000, मशीनरी 30,000, ये बुक वैल्यू दे रखी है। रियलाइज्ड ₹2,20,000 फ्रॉम बिल्डिंग को बेचने से 2,20,000 आपको मिला। 50,000 फॉर फर्नीचर एंड मशीनरी एट अ बुक वैल्यू, मतलब कि फर्नीचर से 50,000 मिला और मशीनरी से कितना मिला? मशीनरी से जो बुक वैल्यू जितने की थी उतना ही मिला। तो मशीनरी का बुक वैल्यू कितना था? 30,000। तो मशीनरी से कितना मिलेगा? 30,000। फिर क्या लिखा? नो वैल्यू इज रियलाइज्ड फॉर गुडविल। गुडविल से कोई पैसा नहीं मिला। तो अब इसकी एंट्री करनी है। तो देखो दो एंट्री करनी है। सबसे पहले एंट्री रिवर्स करने की एंट्री, रिवर्स करने में क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे और टू ये सारी असेट्स करेंगे। क्या क्या असेट्स है? 2 बिल्डिंग कितने से? 2 लाख से जो बुक वैल्यू है, फिर 2 गुडविल 20,000 से, 2
फर्नीचर कितने से 40,000 से, और 2 मशीनरी कितने से 30,000 से। चारों का टोटल करो कितना आया 2,90,000, वो डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन। तो पहली एंट्री चेक करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू गुडविल और टू मशीनरी, और रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू से हो जाएगा। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, उससे पैसा रिकवर करना है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री तो यही होगी। अमाउंट कितना होगा, तो जितना जितना अमाउंट मिला है वो सबको क्या करो आप प्लस कर दो। तो देखो कितना कितना मिला, एक तो 2,20,000 आपको बिल्डिंग से मिला है, और 50,000 फर्नीचर से मिला है, और मशीनरी से भी मिला है 30,000। तीनों को प्लस करो, बोलो कितना आया 3 लाख रुपीज आया। तो 3 लाख से सेकंड एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इन्होंने कर रखी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देखो, बेटर और ₹12,000 वॉज रिटर्न ऑफ, आउट ऑफ विच 10,000 इज रिसीव्ड। बोलो, जो पहले हमने बेटर माना था 12,000, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, और आज उससे कितना मिल रहा है, अपने को 10,000 रुपीज मिल रहा है। बोलो बेटर रिकवर्ड है, इनकम है, इनकम है तो एक ही एंट्री होगी, पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा मिल रहा है आपको, 10,000 मिल रहा है कि 12,000, 10,000 मिल रहा है ना, तो 10,000 से एंट्री होगी। तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से 10,000 से। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कैश जब कुछ कहा नहीं है तो कैश के साथ में स्लैश करके बैंक भी लिख दो फॉर सेफर साइड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका 7 में क्या बोलता है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अ फर्म, ठीक है ना। फर्म की बुक्स में गुडविल का कोई वैल्यू नहीं था पहले से, मतलब लिखी हुई है ना बुक्स में, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। जब भी अनरिकॉर्डेड होगी तो बोलो रिकवरी करने की एक ही तो एंट्री होगी, ठीक है ना। जब भी अनरिकॉर्डेड होगी तो बोलो एक ही तो एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लो, फिर आप ये वाला लेक्चर देखो तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म, अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड है तो सिर्फ फर्स्ट एंट्री नहीं होगी, सिर्फ सेकंड एंट्री होगी, ये वाली रिकवरी की, वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जितना मिलेगा। बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ₹35,000 रियलाइज्ड फॉर 8, तो 35,000 रुपया आपको मिला। तो बोलो सेकंड एंट्री करेंगे सीधी डायरेक्ट, और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से 35,000 से, बराबर है। तो चेक कर लो आंसर, फाइन। उसके बाद में है नेक्स्ट 8 वाला पॉइंट नंबर, देखो ध्यान से, देखो पॉइंट नंबर 8 सुनो। पार्टनर नरेश एक्सेप्ट टू पे ₹30,000 फॉर बिल्स पेबल। पार्टनर नरेश ने क्या बोला कि 30,000 जो बिल्स पेबल का है वो मैं पे करूंगा, समझ में आया। तो पार्टनर नरेश क्या बोलता है कि बिल्स पेबल का जो आपका लायबिलिटी है वो मैं पे करूंगा, यानी अपना 2 एंट्री होंगी, लायबिलिटी है पहले, बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी है। तो बिल्स पेबल को, लायबिलिटी को पहले खत्म करने की एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो खत्म करने की एंट्री क्या करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, किससे, बुक वैल्यू से। अब यहाँ पे तो कुछ कहा नहीं है, तो दोनों ही बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम ही मानेंगे हम, ठीक है ना। सो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से, कितना है 30,000, तो 30,000। उसके बाद में आप पेमेंट करना है बिल्स पेबल का, लेकिन पेमेंट कैश में नहीं करना है, वो पार्टनर लेके जा रहा है। कौन सा है, नरेश लेके जा रहा है। तो क्या करेंगे, एंट्री टू कैश की जगह पे टू नरेश आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, इस तरीके से करना है आपने को। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, बराबर है। चलो उसके बाद में है 9th वाला, अब ये अच्छे से सुनना। 9th वाला क्या है, at the time of dissolution of the firm, debtors are of ₹80,000 and creditors of ₹40,000. Partners Pratik accept debtors at 20% less than book value and pay to creditors. मतलब कि हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। डिसोल्यूशन के टाइम में हमारे पास 80,000 के तो डेटर्स थे और 40,000 के क्रेडिटर थे। 80,000 के डेटर्स थे और 40,000 के क्या थे हमारे पास, क्रेडिटर थे। तो देखो डिसोल्यूशन के टाइम 2 असेट्स थी, दोनों असेट्स है, तो पहले तो एक एंट्री करनी है, कौन सी, रिवर्स करने की, उसके बाद में सेटलमेंट की करेंगे। तो पहले रिवर्स की तो एंट्री कर दो ना, आगे का कोई लेना देना नहीं है रिवर्स की एंट्री से। तो रिवर्स की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। अच्छा, अब यहाँ पे एक असेट्स है और एक लायबिलिटी है, एक असेट्स और एक लायबिलिटी है। तो क्या करेंगे, दोनों के लिए सेपरेट एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि असेट्स के लिए अलग एंट्री होती है, लायबिलिटी के लिए अलग होती है। तो असेट्स के लिए पहले एंट्री क्या होगी, रिवर्स करने की, असेट्स के लिए, डेटर्स के लिए, डेटर्स के लिए एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितने से, 80,000 से, बराबर। और वही क्रेडिटर के लिए क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी के लिए फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं, आपका लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने की, 40,000, तो 40,000। तो फर्स्ट 2 एंट्री चेक करो फटाफट, वो सिर्फ रिवर्स करने की एंट्री है, समझ में आया। चलो एक असेट से एक लायबिलिटी, इसीलिए सेपरेट एंट्री हुई, वरना तो एक साथ ही हो जाती, बराबर। चलो उसके बाद में आप सेटलमेंट की करेंगे। तो डेटर से क्या होगा, डेटर से तो हमें पैसा मिलेगा और क्रेडिटर को पेमेंट करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है कि क्या बोलता है, पार्टनर प्रतीक एक्सेप्ट डेटर्स एट 20% लेस देन बुक वैल्यू।
पार्टनर प्रतीक क्या बोलता है कि जितने का डेटर्स है उसके 20% कम पे मैं इसको ले लेता हूं। समझ में आया? तो डेटर्स असेट्स होती है, असेट्स कौन लेके गया? पार्टनर लेके गया। तो असेट्स अगर वो लेके नहीं जाता तो हमें पैसा मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट कर देते हम, ये वाली एंट्री करते हैं। अगर प्रतीक नहीं लेके जाता तो पैसा मिलता है ना उससे, लेकिन प्रतीक लेके गया तो कैश नहीं मिलेगा, तो कैश की जगह पे किसको लिखेंगे? प्रतीक का कैपिटल। तो डेटर्स वाले पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना होगा? तो वो कितने में लेके गया? वो 20% कम पे लेके गया, तो 20% माइनस कर दो। 80,000 माइनस 20% यानी 16,000 आप क्या करो? माइनस कर दो। तो बोलो कितना आया? आया आपका 64,000। तो थर्ड एंट्री देखो, प्रतीक करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है। अब सेम मैनर में हम क्या करेंगे? उसमें क्रेडिटर भी ले लिया, लेकिन क्रेडिटर के लिए कुछ कहा नहीं है, तो सेम अमाउंट पे लिया होगा ऐसा ही मानेंगे। सेम जितने का था उसी पे उतने लिया। तो देखो अगर लायबिलिटी उसने ली है तो लायबिलिटी के लिए तो एंट्री वैसे टू कैश वाली करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब टू कैश नहीं होगा, टू कैश की जगह पे प्रतीक का कैपिटल, तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक कैपिटल अकाउंट, बराबर है। कितने से होगी वो? 40,000। कुछ नहीं कहा है तो सेम अमाउंट पे ही लिया होगा ऐसा हम मानेंगे, ठीक है ना। चलो अगर थोड़ा सा देखो, बहुत इजी है इसीलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं। आपको अगर थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है तो फिर आप एक दो बार देखो वीडियो, तो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट है आपका, अ पार्टनर विजय हैज एक्सेप्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसोल्यूशन प्रोसीजर ऑफ द फर्म। अ फर्म हैज डिसाइडेड टू पे रेम्युनरेशन ऑफ ₹12,000 फॉर दिस टास्क। अ फर्म हैज पेड हिम 6,000 फॉर एक्सपेंस। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया? हमने 12,000 का रेम्युनरेशन पे किया। किसको? विजय को। विजय, हाँ विजय को हमने, विजय जो पार्टनर है उसको हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। किसका? रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन क्या है? खर्चा हमारे लिए खर्चा है। तो खर्चे की एक एंट्री होती थी, मैंने आपको बताई थी। खर्चे की एक एंट्री क्या होती थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पे टू कैश नहीं होगा क्योंकि खर्चे का पेमेंट कैश में नहीं हो रहा है, या तो पार्टनर को दे रहे हैं। जब पार्टनर को दे रहे हैं तो उसका तो अकाउंट खुला हुआ है, तो उसके अकाउंट में डालेंगे। समझ में आया? तो एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल अकाउंट, बराबर कितने से? 12,000 से, क्योंकि 12,000 हमारे लिए तो खर्चा ही हो गया ना, फर्म के लिए तो क्या है? खर्चा है। अब खर्चा वो कैश में नहीं पे हो रहा है, वो पार्टनर्स के अकाउंट में डालना है। तो एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल और करंट अकाउंट 12,000, बराबर है। ये कैपिटल के साथ में करंट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी लिखते कभी नहीं लिखते, आपने लिख देना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट उसके बाद में क्या लिखा आगे? अ फर्म हैज पेड हिम 6,000 फॉर एक्सपेंस। अपन ने विजय को 6,000 है वो कैश दिया है, तो बोलो नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं? कैश विजय को देने की, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री क्या करेंगे? विजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर है। चलो उसके बाद में 11 वाला देखो अच्छे से। इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज डिटरमाइंड फॉर 35,000, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऑब्वियसली लायबिलिटी है, नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो अब क्या कर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो एक ही एंट्री होगी सीधी पेमेंट करने की। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे भी क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपके माइंड में वो नहीं आना चाहिए कि सर कुछ 11th क्लास में तो हमने ये करा था, ड्राइंग मानते थे उसको, ठीक है ना। यहाँ पे ड्राइंग नहीं होगा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो इटसेल्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है ना। तो ये जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो बिजनेस की है, और वहां पे क्या होती थी? वो ओनर के हाथ में क्या रहता है? उसका टैक्स लगता है। मतलब इनकम टैक्स वाले यहाँ पे ये जो टैक्स लेंगे ना वो फर्म के हाथ में लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म के हाथ से टैक्स लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म को इंसान मानते हैं, उसने जितना कमाया उससे फर्म से टैक्स लेते हैं, पार्टनर से नहीं, फर्म से टैक्स लेते हैं। समझ में आया? लेकिन वहां पे क्या होता था? वहां पे बिजनेस और बिजनेस का ओनर एक ही मान के बिजनेस के ओनर के हाथ में क्या करते थे? टैक्स लेते थे। तो आगे जाओगे हायर स्टडी करोगे टैक्स के बारे में तो आपको ज्यादा आइडिया हो आएगा। अभी फिलहाल यही समझो बिजनेस का एक्सपेंस है तो हमने एक्सपेंस को पे किया है। समझ में आया? अब 12 वाला देखो। At the time of liquidation, after making payment of all liabilities and partners' loan, surplus of assets is 60,000. The profit or loss sharing ratio of SBI 4:3:3. तो मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ पेमेंट, यानी डिसोल्यूशन के टाइम में असेट से रिकवरी जो होगी उसको पेमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले किसका पेमेंट करना है? सबसे पहले आपको रियलाइजेशन के एक्सपेंस का करना है, उसके बाद में आप आउटसाइडर थर्ड पार्टी का एक्सपेंस करोगे, उसके बाद में आप पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे? पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस का पेमेंट करोगे, और फिर उसके बाद में अगर लास्ट में भी अगर आपके पास कुछ सरप्लस बचता है तो वो सभी पार्टनर में क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में क्या करोगे? बांट दोगे। तो देखो इन्होंने वही करा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सभी पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, टू
कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है ना, जो भी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट कैपिटल अकाउंट टू बी आई, ठीक है ना। तो 60,000 को 4:3:3 इनके रेशियो में बांट देना, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद में आते हैं हमारा 13 में देखो क्या लिखा, रियलाइज ₹25,000 फॉर अनरिकॉर्डेड मशीन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अनरिकॉर्डेड जो मशीनरी था, मशीनरी अनरिकॉर्डेड था, बोलो असेट्स अनरिकॉर्डेड है, फर्स्ट एंट्री नहीं होगी, सीधी सेकंड एंट्री होगी सेटलमेंट करने की। तो बोलो मशीनरी बेचने से पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना पैसा मिल रहा है, 25,000, तो 25,000 से एंट्री कर दी, बराबर है। चलो उसके बाद में 14 वाला देखो क्या है, ऑन ड्यू पेमेंट ऑफ ₹35,000 अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ ₹20,000, on due payment of ₹35,000 unrecorded furniture of ₹20,000 given to Mahesh, the remaining amount is paid in cash। यानी कि आपका क्या हुआ, 35,000 का कोई लायबिलिटी था, आपका 35,000 का क्या था, कोई लायबिलिटी था, जिसके सामने एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आपने दे दिया, कितने का, 20,000। तो बोलो 35,000 में से आपने 20,000 का तो क्या दे दिया, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर। तो देखो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर का पहले एंट्री तो वैसे भी नहीं होगी, समझ में आया, फर्स्ट एंट्री तो होगी नहीं अनरिकॉर्डेड फर्नीचर के, सीधी सेकंड एंट्री होती है। लेकिन सेकंड एंट्री आप क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो क्या कर रहे हो आप, लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आप क्या करोगे, नेट अमाउंट से एंट्री करोगे। तो 35,000 में से 20,000 आप माइनस करो, बचा कितना, 15,000, और 15,000 आपने क्या किया है, कैश में दिया है। तो जितना कैश में दिया है ना, उसी से आप एंट्री करोगे, ठीक है ना। तो एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, जितना आपने डिफरेंस अमाउंट दिया, जितना कैश में दिया, उसी से एंट्री करोगे। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट, देखो दो सेपरेट केस है यहाँ पे, एक असेट्स का है, एक लायबिलिटी का है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके असेट्स की। तो असेट्स तो अनरिकॉर्डेड, तो पहले एंट्री होगी नहीं, सीधी सेकंड एंट्री होगी, बराबर है। अब सेकंड एंट्री में क्या हो रहा है कि लायबिलिटी का ही पेमेंट कर रहे हैं, और जब लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के टाइम में सेकंड एंट्री करते हैं। लायबिलिटी के केस में दो एंट्री होती है, पहली एंट्री बुक वैल्यू खत्म करने की, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू खत्म करने की एंट्री इन्होंने नहीं करी, इन्होंने सीधी सेकंड एंट्री करी, बराबर है। तो आपको क्या करना है, सीधी सेकंड एंट्री करेंगे, ठीक है ना। और सेकंड एंट्री जब करेंगे आप, ठीक है ना, तो दोनों एंट्री क्या हो जाएगी, कंबाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर आप क्या करोगे, दोनों शॉर्ट में समझो आप, दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, जितना आपने कैश में पे करा है उससे आप क्या करो, इसकी एंट्री कर दो, ठीक है ना। तो उससे एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। और ज्यादा डीप में इसको समझना है, ठीक है ना, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मिलना, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना, कॉल करके अच्छे से समझाऊंगा। अभी फिलहाल क्या है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, फाइन। चलो उसके बाद में 15 वाला देखो, 15 वाला, वन पार्टनर एक्सेप्ट टू पे लोन ऑफ हिज वाइफ ₹40,000। सो एक पार्टनर बोलता है कि उसकी जो मिसेज का जो लोन था वो खुद पे करेगा। तो देखो वो पार्टनर ने क्या करा, देखो पहले तो उसकी मिसेज का लोन, पार्टनर की वाइफ का लोन, एक तो लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी होता है तो पहले उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने की एंट्री क्या होती है, रिवर्स करने की एंट्री मिसेज लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने का था, 40,000, तो 40,000, तो इन्होंने वही करा, श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद में पेमेंट करना है, तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है, वैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन टू कैश में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वो पार्टनर लेके जा रहा है। तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वो पार्टनर का नाम, तो टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है 40,000। चलो सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक है वो डिस्कशन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे बिंदास क्या करो, कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, ठीक है ना। चलो सो आज के लिए मैंने जितना आपको पढ़ाया है, एक बार जितने भी एग्जाम्पल कराए हैं, ठीक है ना, ओरली करवाए तो थोड़ा 2 बार 3 बार समझना तो अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक एक को थोड़ा पॉज करके भी रखो आप, कि थोड़ा समझ में नहीं आया तो उसको थोड़ा बैकवर्ड कर दो, रिवाइड कर दो, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करो, आप आगे का करते जाओ। चलो इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करना, ठीक है ना, ट्राई करना, जितने होते हैं जहां भी डाउट रहता है वो आप नोट डाउन करके रखना, ठीक है ना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ट्राई करूंगा, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी है वो करवा दूंगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, जो भी डाउट से आप कमेंट बॉक्स में देना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट जो भी लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं आपको कवर करके ही दूं आपको, ठीक है ना। चलो सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है ना। जल्दी मिलेंगे हम हमारे अगले लेक्चर्स में। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो टाइम का डेट आगे जाएगा, कट ऑफ का अनाउंसमेंट वगैरह होता रहेगा, ठीक है ना, लेकिन बस आप पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आधा टाइम निकल चुका है, दिवाली आ गया, इसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं है,
ठीक है ना। तो कब टाइम निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, मजाक मस्ती छोड़ो, ठीक है, थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन टाइम स्टडी को सीरियसली लेके आप टाइम पे क्या करो, मेहनत करते जाओ, स्टडी करते जाओ, ठीक है ना। चलो, सो आज के लिए इतना इनफ है। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।